कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ पे। किस पे बात करेंगे? प्रोटोजोआ पे। और प्रोटोजोआ पे भी किस पे बात करेंगे? अमीबा पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? अमीबा पे बात करेंगे। इन्वर्टिब्रेट का सदस्य है और प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखता है। प्रोटिस्टा से क्यों रखता है? क्योंकि अमीबा कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। और सभी एक कोशिकीय जीवों को किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले उसका वर्गीकरण करना आवश्यक है। विदाउट वर्गीकरण संभव नहीं हो पाता है। तो पहले आपको वर्गीकरण पूछेगा। वर्गीकरण में हमारे पास क्या क्या होता है? अगर बेसिकली वर्गीकरण की बात करें तो जगत होता है। क्या होता है? जगत होता है। उसके बाद संघ होता है। उसके बाद में उपसंघ होता है। फिर वर्ग होता है, उपवर्ग होता है, गण होता है, उपगण होता है, कुल होता है, उपगण उपकुल होता है। इसके अलावा वंश होते और जाति होती है। अर्थात एक क्लासिफिकेशन 11 सहवर्गों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ 11 सहवर्गों की ना बात करते हुए 5 सहवर्गों की बात करेंगे, अर्थात फाइलम की बात करेंगे। तो संघ क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। अर्थात अमीबा कौन से संघ से संबंध रखता है? प्रोटोजोआ संघ से संबंध रखता है। वर्ग राइजोपोडा। कौन सा हो जाएगा? राइजोपोडा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अमीबा में गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? कूटपाद पाए जाते हैं, सूडोपोडिया पाए जाते हैं। इसको हम सार्कोडीना में भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? सार्कोडीना। अर्थात क्लास सार्कोडीना हो जाएगी तो राइजोपोडा जो है वो किसके लिए यूज में होगा? कूटपाद के लिए यूज में हो जाएगा। ठीक है। गण क्या हो जाएगा? अमीबीना। क्या हो जाएगा? अमीबीना। जीन्स क्या हो जाएगा? वंश। सॉरी, वंश क्या हो जाएगा? अमीबा। क्या हो जाएगा? अमीबा। और स्पीशीज क्या हो जाएगी? प्रोटियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोटी। ये इसका एक क्या होता है? क्लासिफिकेशन। अब बात करें कि अमीबा आया कहां से या किसने अमीबा के बारे में बताया। तो सबसे पहले अमीबा के बारे में या अमीबा की खोज जो थी रसेल वॉन रोसेनहोफ, रसेल वॉन रोसेनहोफ 1755 में की थी। इनका मानना यह था और इन्होंने अमीबा को एक काल्पनिक ही माना था। ठीक है। काल्पनिक का मतलब यह होता है जिसका अस्तित्व नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है उसकी बात ये थी। तो हम यहां बात करें कि एक तरफ हम लिख रहे हैं अमीबा, प्लस में हम लिख दे प्रोटियस। क्या लिख दे? प्रोटियस। अमीबा का मतलब क्या हो गया? अस्थायी। सॉरी, अमीबा का मतलब क्या है? परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। और प्रोटियस का मतलब है अस्थायी। अर्थात अस्थायी रूप से होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अमीबा प्रोटियस के। और ये जो प्रोटियस है ना, ये अंग्रेजों के समुद्री देवता थे। क्या थे? समुद्री देवता थे। और ये जो समुद्री देवता थे वो काल्पनिक थे। काल्पनिक का मतलब जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। वैसे फिरंगी होते, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, जैसे वो उनके भगवान। ठीक है। तो समुद्री देवता का मतलब सीधी बात है प्रोटियस। और इसी समुद्री देवता के नाम के आधार पर अमीबा को जाति दी गई थी प्रोटियस। और इस प्रोटियस का मतलब होता है लघु प्रोटियस। क्या होता है? लघु प्रोटियस। ठीक है। तो अंग्रेजों के भगवान कौन थे? समुद्री देवता। कैसे थे? काल्पनिक थे। काल्पनिक का मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है। तो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। लेकिन अस्तित्व क्यों नहीं था? क्योंकि ये आकार, आकृति और रंग, शेप, साइज एंड कलर तीनों में परिवर्तन करते रहते थे। सेकंडों में बदलते थे। कब कौन सा आकार ले लिया, कब कौन सी आकृति ले ली, कब कौन सा रंग ले लिया। अर्थात अपने आप को छिपाने के लिए कुछ भी कर देते थे। और इसी आधार पर रसेल वॉन रोसेनहोफ ने क्या नाम दे दिया? प्रोटियस नाम दे दिया। अमीबा हो गया, प्रोटियस जोड़ दिया। पढ़ेंगे क्या? अमीबा प्रोटियस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अमीबा प्रोटियस पढ़ेंगे। इस अमीबा प्रोटियस का पूर्ण अध्ययन किसने किया था? H.I. हर्सफील्ड ने। किसने किया था? H.I. हर्सफील्ड ने।
अमीबा ऑफ मैन, मतलब अमीबा ऑफ मैन, अमीबा का आदमी, या एक आदमी जो अमीबा के बारे में बता रहा है वो कौन है? डोवेल। अमीबा ऑफ मैन किसे कहा गया? डोवेल को कहा गया है। किसको कहा गया? डोवेल को कहा गया। और अमीबा के लिए बात करें तो अमीबा के लिए देखो, आवास स्वभाव की बात करें तो ये लवणीय जल में भी और अलवणीय जल में भी, दोनों जलों के अंदर निवास करता है। लवणीय का मतलब हो गया सी वाटर, समुद्री वाटर, और इसका मतलब हो गया फ्रेश वाटर। ठीक है, लेकिन एक खास बात ये होती है कि लवणीय के अंतर्गत सीवी नहीं पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती, जबकि अलवणीय में क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। दूसरी बात, अमीबा की बहुत सारी जातियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी या अमीबा के लिए बात करें जो हम पढ़ते आते हैं, जो लगभग पढ़ाया जाता है, वो होता है अमीबा प्रोटियस। कौन सा होता है? अमीबा प्रोटियस। इसके अलावा अमीबा की जातियां वेरुकोसा है, ठीक है, वे रेडियोशा है, ठीक है, डिस्कार्डिया है, ठीक है। इसके अलावा एक और होती है पीलोमिक्सा। क्या होती है? पीलोमिक्सा। तो अमीबा की सबसे बड़ी जाति कौन सी होती है? पीलोमिक्सा होती है। और सबसे छोटी जाति कौन सी होती है? वेरुकोसा होती है। सबसे बड़ी पीलोमिक्सा और सबसे छोटी वेरुकोसा। दूसरी बात देखो, अमीबा के लिए कहा जाता है कि अमीबा अम्र जंतु है, अर्थात प्राकृतिक रूप से अमीबा की मृत्यु नहीं होती है। अपन ने बात क्या की कि अमीबा एक अमर जंतु है। किसने बताया? हर्टमैन ने बताया। किसने बताया? हर्टमैन ने बताया। हर्टमैन के अकॉर्डिंग अमीबा अमर जंतु क्यों है? क्योंकि अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अमीबा प्रकृति से कभी भी नहीं मरता है, लेकिन अगर कुछ चेंजेस किए जाए तो अमीबा की आसानी से मृत्यु हो जाती है। लेकिन हर्टमैन का कहना यह था कि अमीबा के केंद्रक में ना तो कायिक व जनन द्रव्य विभाजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कायिक व जनन द्रव्य विभाजन नहीं होता है, इसलिए अमीबा क्या है? अमर जंतु है। क्या है? अमर जंतु है। ठीक है, इसलिए इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। अगर हम चाहें तो अमीबा के लिए भी एक संवर्धन माध्यम तैयार कर सकते हैं, घर पे तैयार कर सकते हैं, किसी लैब में तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आसानी से अमीबा को बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? एक बर्तन लेना है, खुला बर्तन, उसके अंतर्गत थोड़ा सा पानी उबाल कर डालना है, उसमें नीम की पत्तियां डाल दो, गेहूं के दाने डाल दो, उसके बाद में उसको कुछ 5 से 7 दिन के लिए रख दो। 5 से 7 दिन रखने के बाद में जब आप उसमें देखोगे तो कुछ बैक्टीरिया पनप जाते हैं। अब उन बैक्टीरियाओं की सहायता से हमारे पास क्या बनेगा? अमीबा बनेगा। करना क्या है? किसी भी तालाब से, नदी से, पोखर से, झील से तली का जल, अर्थात जो नीचे का स्तर होता है ना, वहां का जल ला करके किस में डाल दो? उस बर्तन में डाल दो, और उसके बाद में 7 से 8 दिन के लिए उस बर्तन को बांध दो। और कुछ समय बाद देखोगे आप, 8 दिन बाद में देखोगे तो उसके अंदर क्या पनप जाएंगे? अमीबा पनप जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार संवर्धन माध्यम भी तैयार कर सकते हैं। और ये जो संवर्धन माध्यम तैयार करने की जो विधि होती है उसे हे इन्फ्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हे इन्फ्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये अमीबा के बारे में बेसिक सी जानकारी। अब बात करेंगे अमीबा की संरचना की। इससे पहले इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। अमीबा की संरचना की बात करते हैं। अमीबा की संरचना से पहले बात करेंगे इसके आकार, रंग व आमाप की बात करेंगे, या आकृति की बात करेंगे। देखो, आकृति, रंग व माप, शेप, साइज एंड कलर। तो आकृति की बात करें तो अमीबा की जो आकृति होती है वो अनिश्चित होती है या अनियमित होती है, अर्थात कहीं से भी फिक्स्ड नहीं होती है कि ऐसी बनेगी कि गोलाकार बोलो, अंडाकार बोलो, लंबवत बोलो, अनुप्रस्थ बोलो, अनुदैर्घ्य, किसी भी प्रकार की नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके शरीर से क्या निकले होते हैं? कूटपाद निकले होते हैं, जिसके कारण इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, रंग की बात करें तो रंग जो होता है वो चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला होता है।
जेली के समान होता है और चमकीला भी नहीं कहें तो ग्रे मैटर का कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं? ग्रे मैटर का कह सकते हैं। माप की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं लघु प्रोटियस, और लघु प्रोटियस का होता है 0.6 mm। लघु प्रोटियस का क्या होता है? 0.6 mm व्यास का। और अगर अन्य जातियों की बात करें तो उनका होता है 0.2 से 0.5 mm व्यास का। ठीक है, तो प्रोटेस का 0.6 mm, अन्य का 0.2 से 0.5 mm। एक इनमें अपवाद होता है जो अमीबा क्योस या अमीबा पिलोमिक्सा होता है। ठीक, तो ये तो बात किसकी होगी? आकृति, रंग व माप की। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 3 भागों में। एक होता है इसकी आउटर लेयर, बाह्य आवरण। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा? बाह्य आवरण। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा कोशिका द्रव्य, और तीसरा एंड फाइनल हो जाएगा केंद्रक। देखिए कहता क्या है, देखो बाह्य आवरण की बात करें तो चारों तरफ का जो आवरण है, जो इसे कवर्ड करके रखता है, वही क्या कहलाता है? बाह्य आवरण। और उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा लेमा से, प्लाज्मा कला कहते हैं। ये जो प्लाज्मा कला होती है वो लिपिड प्लस प्रोटीन और प्लस लिपिड से बनी होती है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा लेमा जो होती है वो लिपोप्रोटीन से बनी होती है। दूसरी बात करें तो इसके चारों तरफ का जो आवरण होता है इतना कठोर होता है कि ये आसानी से नहीं टूटता, लेकिन कूटपादों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करता, क्योंकि इनको तो टूटना है और वापस से बनना है। अगर टूटेंगे नहीं तो अमीबा गमन नहीं करेगा, अर्थात बनेंगे नहीं तो भी गमन नहीं करेगा, तो इसका टूटना व बिगड़ना जारी रहता है। तो ये होती कठोर है लेकिन कूटपादों में कोई भी अवरोध पैदा नहीं करती। दूसरी बात, इनके चारों तरफ सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जल में भीगती नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करें, अब हम बात करें कोशिका द्रव्य की। तो देखो कोशिका द्रव्य की बात करें तो ये पूरा का पूरा भाग है, अंदर का जितना भी मटेरियल भरा हुआ है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, वो किसका है? कोशिका द्रव्य का। चाहे ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मान लो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, चाहे केंद्रक मान लो, चाहे फूड वैक्यूल्स मान लो, ये टोटल मटेरियल किस में आते हैं? कोशिका द्रव्य। लेकिन इस कोशिका द्रव्य को भी कितने में बांटते हैं? 2 में। एक होता है एंडोप्लाज्म और एक होता है एक्टोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म अंदर का भाग होगा, एक्टोप्लाज्म बाहर का भाग होगा। ये जो एंडोप्लाज्म होता है इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगी, फूड वैक्यूल्स होगी, केंद्रक हो गए। ठीक है, अंदर का जो मैट्रिक्स हो गया, यूरोइड हो गई, ये किसका भाग है? एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म के अंतर्गत 3 चीजें डालते हैं, हाइलिन लेयर यानी काचा बिस्तर, प्लाज्मा जेल डालते हैं और हाइलिन कैप डालते हैं। ये किसका पार्ट है? एक्टोप्लाज्म का। वही कह सकते हैं कठोर होता है, चमकीला होता है, लेकिन किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करता है। ठीक है, ये जो हाइलिन कैप है ये कूटपादों के स्तर, यानी कूटपाद जब बनता है तो उसमें एक टोपी का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे धक्का पड़ेगा तो ये जो धक्का आ रहा है इससे क्या बन रही है? कैप नुमा संरचना बन रही है, इसे क्या कह देंगे? हाइलिन कैप कह देंगे। काचा बिस्तर जो है वो इसके आउटर लेयर होती है, अंदर क्या भरा होता है? प्लाज्मा जेल भरा होता है। वही एंडोप्लाज्म की बात करें तो चारों तरफ बीच का जो सेंटर का जो पार्ट है जिसमें अपने पास में लिक्विड मटेरियल भरा है, अन्य अंग उपस्थित है, वो किसका है? एंडोप्लाज्म का। इस एंडोप्लाज्मिक सबसे बड़ी बात है कि चक्रीय गति होती रहती है। क्या गति रहती है? चक्रीय गति, अर्थात साइक्लोसिस होता है। इसी साइक्लोसिस के कारण ये जो मैट्रिक्स है वो चलता रहता है।
आगे से पीछे की तरफ चलता रहता है और इनके चलने से ये जो फूड वैक्यूल्स है ये भी आगे से पीछे चलती रहती है, अल्टरनेट क्रम में चलती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, जिससे कोशिका के अंतर्गत भोजन का पाचन होता रहता है। ठीक, ये बात हो गई कोशिका द्रव्य की, विद डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद आता है अपने पास में केंद्रक। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक सेंटर में होता है और मेसिव प्रकार का होता है। क्या होता है? मेसिव प्रकार का। ये जो केंद्रक होता है ये उभयावतल होता है। कैसा होता है? उभयावतल होता है, या हम कहते हैं कि प्लेट शेप्ड होता है। कैसा होता है? प्लेट शेप्ड, तस्त्रीनुमा हो सकता है। कैसा हो सकता है? तस्त्रीनुमा हो सकता है। ये जो केंद्रक होता है इसके अंतर्गत छोटे छोटे क्रोमेटिन के कण बिखरे होते हैं। ये जो क्रोमेटिन के कण होते हैं वो ही इस अमीबा के गुणसूत्र होते हैं। वो ही इस अमीबा के क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और इन्हीं क्रोमेटिन कणों को अपन क्या कहते हैं? क्रोमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमीडिया कहते हैं। एक के अंतर्गत एक अमीबा में 500 से 700 या 500 से 600 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन एक अमीबा में एक ही केंद्रक पाया जाता है। लेकिन अमीबा पीलोमिक्सा या क्योस की बात करें तो वहां 500 से 600 केंद्रक पाए जाता है, बहु केंद्रकीय होता है। 500 से 600 केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए अमीबा पीलोमिक्सा जो है वो बहु केंद्रकीय होता है। बाकी अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम इनके कुछ और पार्ट्स की बात करें। केंद्रक का पता है जनन में काम आएगा अपने पास में। ठीक है, अब देखो इसके अलावा देखो माइटोकॉन्ड्रिया और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो कोशिका पढ़ेतर कोशिका में अपन ने बताया था कि प्रासरण नियमन का, ऑस्मो रेगुलेशन का जो काम होता है वो किसका होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। एक होती है, बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। ठीक है, अर्थात विश्राम अवस्था में रहती है और संकुचनशील अवस्था में रहती है। विश्राम अवस्था में इसे डायस्टोल कह सकते हैं, संकुचनशील अवस्था में सिस्टोल कह सकते हैं। इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फैलती है या बनती है या बिगड़ती है उस समय ऊर्जा चाहिए होती है, तो वो ऊर्जा कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इसके अलावा फूड वैक्यूल्स पाई जाती है। तो वैसे तो भोजन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है, लेकिन सामान्य सतह के द्वारा ये क्या करता है? भोजन लेने का काम करता है और अंदर की तरफ एक प्याले नुमा संरचना बनाता है। वही प्याले नुमा संरचना आगे चलकर क्या बनाती है? खाद्य धानी बनाती है, जो चक्रीय गति के दौरान संपूर्ण शरीर में भोजन पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा कूटपाद पाए जाते हैं जो गमन में काम आते हैं। कह सकते हैं कि जब भी अमीबा भोजन की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है तो गमन किससे करता है? कूटपादों से करता है। और ये जो कूटपाद होते हैं, ये जो गमन के सिद्धांत है वो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन यहां पर जो सबसे मेन सिद्धांत है वो है सोल-जैन सिद्धांत। कौन सा है? सोल-जैन सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा यहां हम बात करते हैं कि यूरोइड होता है। ये यूरोइड किस में मदद करता है? कूटपादों के अंतर्गत मदद करता है। ये होती है एक अपने पास में अमीबा की बेसिक संरचना। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे लोकोमोशन क्या होता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट